नमस्कार मित्रों इन दिनों में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातों को हम याद करते हैं। शहीदों की शहादत को याद करते हैं, सत्याग्रहों को याद करते हैं, उनका मर्म जो है उसको समझते हैं, आत्मसात करते हैं और शांतिपूर्ण और हिंसक आंदोलनों की जो पृष्ठभूमि थी वो हमें बहुत सारी चीज़ों का मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन की सामग्री हमारे सामने परोसती है कि हम जैसे चाहें इसको समझने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि ये जो पश्चाताप इस देश में विभाजन की लकीरें खींचने वाले व्यक्ति को जीवन के अंतिम लम्हों में हुआ, वो राजनीति में आगे जाकर वो पश्चाताप का प्रभाव जो है वो देखने पर क्यों नहीं मिला, देखने को क्यों नहीं मिला। अक्सर कुछ लोगों ने, कुछ प्रबुद्ध लोगों ने यह सवाल उठाया है कि ये इसका मतलब यह है कि या तो इनको अनुमान नहीं था, या जो नेतृत्व था वो दूरदर्शी नहीं था, या फिर ये है कि ये बहुत सारी बातों पर ये विवश थे, मजबूर थे। मैं आज किसी सपाट बयानी की बजाय मैं आपको उन परिस्थितियों का, उन घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा जो दो घटनाएं इस बात की द्योतक हैं कि निर्णय हो गए, निर्णय क्रियान्वित हो गए, लेकिन उसके जो आघात थे, जो उसके आफ्टर इफेक्ट थे, उसके जो बाद के प्रभाव थे, उनसे राजनेता भी मुक्त नहीं हो पाए। ये बात अलग है कि जब व्यक्ति के हाथ में कुछ दायित्व, कुछ सामने होते हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं समय की, तो व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों पर समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन घटनाएं घटी। इनमें से एक घटना का जिक्र मैं आपके सामने ज़रूर करना चाहूँगा ताकि परिस्थितियां हमारे सामने स्पष्ट हो जाएं, और उन्हीं परिस्थितियों में आम आदमी की वह पीड़ा भी छिपी हुई है, निहित है, जिसका उल्लेख मंटो ने, और जिसका उल्लेख कृष्णचंद्र ने, जिसका उल्लेख खुशवंत सिंह ने, और जिसका उल्लेख मलबे का मालिक और टोबा टेक सिंह आदि रचनाओं के माध्यम से भी आपके सामने हुआ। जब हिंसा का वातावरण कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो उस वक्त बहुत सारे राजपुरुषों ने, और विशेष रूप से उस समय वायसराय से गवर्नर जनरल का रूप ले चुके माउंटबेटन ने हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि आप अपने काउंटर पार्ट मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उन क्षेत्रों का एक दौरा करें जिन क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं ज़्यादा घट रही हैं, और जिन क्षेत्रों में अभी भी जो है वो तांडव चल रहा है, जिससे पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो ग्रस्त है। और इसी प्रश्न को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ के प्रधानमंत्री से बात की, और ये तय हो गया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहले लाहौर की गलियों में जाएंगे और उसके बाद दिल्ली भी वो, या उन स्थलों पर जाएंगे जहाँ पर दंगे ज़्यादा फैले हैं। लेकिन एक ही बार की दोनों की साझी यात्रा इतनी भारी थी कि उसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की यह हिम्मत नहीं हुई, ये साहस नहीं जुटा पाए कि हम आम आदमी को फेस कर सकें, आम आदमी को उसके रूबरू हो सके, उसके सामने हम प्रस्तुत हो सकें और चर्चा कर सकें, उसका दुख दर्द बांट सकें। ये लगता था कि ऐसी स्थिति जो है दोबारा हम लोग फेस ही नहीं कर पाएंगे, उसको रूबरू, उसको देख भी नहीं पाएंगे, उसको भोग नहीं पाएंगे। हुआ ये कि दोनों एक खुली जीप में, खुली गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में दोनों राजपुरुष, भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, दोनों धीमी गति से चलने वाली एक खुली गाड़ी में अपने अंगरक्षकों के साथ आगे और पीछे, उनको साथ लेकर, आगे घुड़सवार अंगरक्षक, पीछे घुड़सवार अंगरक्षक, और उनके साथ उस वाहन में भी सवार दोनों तरफ दो दो अंगरक्षक। और वो खुली गाड़ी में जब वो गुजरे एक लाहौर की गलियों से, तो उस वक्त वो क्षेत्र में गए जो क्षेत्र दंगों से सर्वाधिक प्रभावित था। उस क्षेत्र में जब वाहन चल रहा था तो वाहन के आगे एकाएक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और उसने वाहन को रोकने का इशारा किया, और उसने उस वक्त प्रधानमंत्रियों को अपनी भाषा में मुखातिब किया कि पंडित जी, मैंने तो सुना है कि आप बड़े दानिशमंद हो, आप बहुत बड़े आदमी हो, आप जो चाहे कर सकते हो, और लियाकत
तेरा तो नाम लियाकत है भाई। लियाकत का मतलब होता है अकल। जिस बंदे में बहुत ज़्यादा अकल हो तो सियाना है, नाम से भी सियाना है। ओ पंडित जी, मेरी एक छोटी सी बेनती पूरी कर दो। मुझे ना तो भारत चाहिए ना पाकिस्तान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक छोटी सी मेरी दरख्वास्त है, उसको कबूल करो। पंडित नेहरू ने अंगरक्षकों को रोका कि नहीं, इस बंदे की बात सुनो, इसकी 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 उसको जो भी कहना चाहता है कहने दो। अपनी पीड़ा ये रख लेगा तो ये बिलबिलाएगा नहीं। उससे पूछा, बोलो बाबा हुक्म करो, हम दोनों तुम्हारी बात को पूरा करेंगे। तो उसने कहा, मेरी 4 साल की पोती को गुंडे उठा के ले गए हैं और तुम दोनों इतने सशक्त शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, तुम जो चाहो कर सकते हो यार, मेरी वो पोती तो मुझे दिला दो। और उस वक्त पंडित नेहरू जो देश के, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार वहाँ गए थे, उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया, कुछ नहीं सूझा और लियाकत का सिर जो है वो नीचे झुक गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। दोनों ने हाथ जोड़े इस बाबा को कि बाबा हम जल्दी कराते हैं, और ये कहकर वाहन को आगे। दोनों के पास कोई उत्तर नहीं था। थोड़ा सा आगे गए, एक और बुढ़िया एक संकरी गली से लाठी टेकती टेकती गाड़ी के आगे आ गई, उनके वाहन के आगे आ गई और उसने वहाँ छाती पीटनी शुरू कर दे, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम लोग नरक में जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े, तुम लोगों ने ये कर दिया, मेरे 4 बेटे थे, चारों की कत्ल करवा दिए और ये सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर है, खुदा करे तुम्हारा भी बेड़ा गर्क हो जाए। और ऐसी बातें कहते हुए वो ऐसी दहशत ज़दा थी वो औरत, बूढ़ी औरत। उसे लगा कि मेरी इन बातों को सुनने के तत्काल बाद जितने भी ये लोग हैं अंगरक्षक, ये तो मुझे मार डालेंगे साथ ही। और वो भाग कर बुढ़ापे के बावजूद वो 80-90 साल की औरत जिस तरह एक संकरी गली में दौड़कर लपकी गई अपने आप को छुपाते छुपाते, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। और पंडित नेहरू और दोनों ने फिर अपने सर पकड़ लिए और पंडित नेहरू का ये वाक्य था, लियाकत ये हो क्या रहा है? उसका एक ही जवाब था कि पंडित जी, ये चीज़ें सारी की सारी प्रमाणित रिकॉर्ड पर हैं और ये चीज़ें सारी की सारी मीडिया में भी कवर हुई हैं, रिकॉर्ड में भी आई हैं। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हमारे दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो पागल हो गए, दर्द के मारे पागल हो गए। और अगले दिन मीडिया में भी ये समाचार थे और उसके बाद इसके पूरे फीचर भी बने कि उस दिन जिस PWD के वहाँ के रेस्ट हाउस में देश के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को ठहराया गया था, उस रेस्ट हाउस में सारे किस्म के आराम के सामान के बावजूद वो एक पल भी बिस्तर पर नहीं लेट पाए। और उस रात वो सारे बरामदों में सारी रात चहलकदमी करते हुए बेचैनी के साथ उन्होंने काट दी। इतने ढेरों प्रश्न थे जिनका उत्तर राष्ट्र नायकों के पास नहीं था और इन्हीं सारी घटनाओं पर आधारित था हमारा ये विभाजन और विभाजन के विषय पर आधारित साहित्य, जिसकी एक एक पंक्ति में पीड़ा का पूरा इतिहास बयान है। और ये बयान करने वाले हमारे साहित्यकार थे मित्रों। जिस दारुण पीड़ा के साथ उन्होंने शब्दों में बांधा वो अद्भुत था। उसके नाते ये भी कहा जा सकता है कि जो उस समय का जो साहित्य था विभाजन से जुड़ा हुआ, वो ज़्यादा प्रामाणिक इतिहास के रूप में आया। इतिहास में तो बहुत सारी बातें कुंठाओं का भी शिकार हुई, पूर्वाग्रहों का शिकार हुई, लेकिन साहित्य में, दोनों देशों के साहित्य में कहीं भी ऐसा दुराग्रह नहीं मिला, बल्कि ये लगा कि ये साहित्य जो है ये इतिहास से भी ज़्यादा प्रामाणिक आधार पर इस समस्या का, इस घटना का विवेचन कर रहा है। और इसी क्रम में हमारी परंपरा है कि हम समापन जो है कविता से करते हैं। तो आज एक कविता, ये भी एक ब्राज़ीली कवयित्री की है और उसमें जिजीविषा की बात भी है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ और करते नहीं किसी की तारीफ़। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान और नहीं करने देते मदद अपनी और ना ही करते हैं मदद दूसरों की।
आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के और चलते हैं रोज़ उन्हीं रोज़ वाले रास्तों पे, नहीं बदलते अपना दैनिक नियम, दैनिक व्यवहार, नहीं पहनते अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते उनसे जो है अजनबी, अनजान, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों।